हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक है ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस। ऑडिट अंडर फिस्कल लॉस के अंदर दो ऑडिट हैं, एक ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961 और दूसरी है ऑडिट अंडर द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017। ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट, इसके अंदर दो ऑडिट आपने कवर अप कर रखी हैं, एक ऑडिट अंडर सेक्शन 12A और दूसरा ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इस सेशन में हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट की ऑडिट और दूसरा सेक्शन 44AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 की ऑडिट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ऑडिट ऑफ अ पब्लिक ट्रस्ट। पब्लिक ट्रस्ट की ऑडिट, इट इज ए रिक्वायरमेंट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12A। सेक्शन 12A ने प्रोविजन दिया कि यदि एक पब्लिक ट्रस्ट जो चैरिटेबल है या रिलीजियस है, जिसको एग्जम्पशन अवेलेबल है अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 11 एंड 12, वो एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 12A। एंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12A दो कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड हैं। कंडीशन 1 कि इस ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराना होगा विद द कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और दूसरी कंडीशन है कि इस ट्रस्ट को अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी। यदि इस ट्रस्ट की इनकम बिफोर क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 एक्सीड करती है बेसिक एग्जम्प्टेड अमाउंट से, देन एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 तभी मिलेगी जब ये अपने अकाउंट्स की ऑडिट कराएंगे फ्रॉम एन अकाउंटेंट। एंड अकाउंटेंट मींस द पर्सन हु इज defined under the explanation to section 288 subsection 2 of income tax act 1961। now अब जब हम एक पब्लिक ट्रस्ट की ऑडिट करते हैं तो पब्लिक ट्रस्ट की ऑडिट करते वक्त हमें किन किन बातों को मेन अपने ऑडिट प्रोग्राम के अंदर कवर अप करना चाहिए। पहले हमें ट्रस्ट से एक रिजोल्यूशन की कॉपी जिसके थ्रू हमें अपॉइंट किया गया है, ट्रस्ट डीड की कॉपी, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स दैट आर बीइंग मेंटेन्ड बाय द ट्रस्ट, उन सब चीजों का एक रिकॉर्ड हमें ले लेना चाहिए ताकि हमें पता हो हमारी ड्यूटीज के स्कोप में क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, ये एंटिटी कौन से अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करती है। इसके साथ साथ एक ट्रायल बैलेंस और ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कॉपी भी ले लीजिए। एंड देयर आफ्टर परफॉर्म compliance and substantive procedure and based upon the audit procedures performed and the audit evidence collected, auditor is required to issue and report। अब क्योंकि ये ऑडिट अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 है तो इसका ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट भी इनकम टैक्स एक्ट ने ही बता रखा है। फॉर्म नंबर 10B के अंदर ये ऑडिट रिपोर्ट सबमिट की जाती है चैरिटेबल एंड रिलीजियस ट्रस्ट की। तो ये इसका एक छोटा सा ओवरव्यू था। नाउ अब इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकता है, इसके ऊपर क्वेश्चन 4 नंबर का डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ड्राफ्ट एंड ऑडिट प्रोग्राम फॉर ऑडिट ऑफ पब्लिक ट्रस्ट अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 12A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। या फिर क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है कि ऑडिट प्रोग्राम में किन किन एलिमेंट्स को कवर अप करना चाहिए। सो एक बार नोट्स में से इसको क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑडिट, सेक्शन 12A के अंदर इसका प्रोविजन है। इट सेज दैट इनकम ऑफ अ ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन इज अलाउड एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट इस एग्जम्पशन को अवेल करने के लिए जो सेक्शन 12A के अंदर कंडीशंस बताई गई हैं उनको कंप्लाई करना पड़ेगा। 12A में दो कंडीशंस बताई गई है, एक कंडीशन है रजिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एंड दूसरी कंडीशन है ऑडिट। तो वन ऑफ सच कंडीशन इज वेयर द टोटल इनकम ऑफ द ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन एज कंप्यूटेड अंडर दिस एक्ट विदाउट गिविंग द इफेक्ट ऑफ प्रोविजन ऑफ सेक्शन 11 एंड 12, यदि ये इनकम एक्सीड करती है किससे, the maximum amount which is not chargeable to income tax, that means 2,50,000 rupees, then accounts of the trust or institution for that year have been audited by an accountant। Audit program,
ऑडिट प्रोग्राम के अंदर हम किन किन चीजों को कवर अप करेंगे? फर्स्ट वन, प्रिलिमिनरी, ऑब्टेन द फॉलोइंग फ्रॉम द ट्रस्ट डीड। क्या क्या चीजें हमें ट्रस्ट से लेनी चाहिए? नंबर 1, हमें ट्रस्ट से उस रिजोल्यूशन की कॉपी जिसके थ्रू हमें अपॉइंट किया गया है उसकी कॉपी लेनी है, सो दैट फ्रॉम दैट रिजोल्यूशन वी कैन असर्टेन स्कोप ऑफ आवर ड्यूटीज। फर्स्ट। नंबर 2, list of accounting records that are being prepared by that trust. Third one, a certified true copy of the trust deed, ताकि हम जो इस ट्रस्ट के मेन एस्पेक्ट्स हैं, इस ट्रस्ट के ऑब्जेक्ट्स हैं, इस ट्रस्ट को का ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की क्या है, उन सब चीजों को फाइंड आउट कर सकें। ये सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी? ट्रस्ट डीड के अंदर से मिलेंगी। इन एडिशन टू दैट, ट्रायल बैलेंस एज वेल एज ऑथेंटिकेटेड बैलेंस शीट एंड P&L अकाउंट की कॉपी भी हमें उनसे लेनी चाहिए। तो ये तो हो गया हमारा एक प्रिलिमिनरी वर्क, जिसके अंदर हमने ट्रस्ट से 5 चीजों की डिमांड की: रिजोल्यूशन की कॉपी, ट्रस्ट डीड की कॉपी, लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, ट्रायल बैलेंस एंड ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब इन चीजों को ऑब्टेन करने के बाद ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म compliance and substantive procedures. Compliance procedure के अंदर auditor is required to evaluate the accounting system and the internal control, and in substantive procedure auditor is required to vouch the transactions. He is required to ensure whether the transactions that are being executed, they are within the ambit of the trust, whether the transactions are being properly authorized by the trustees or the person who has been given the related authorities, whether all income and expenditure have been properly accounted for, whether the financial statement agree with the balances that are being shown in the books of accounts. So in this manner, auditor is required to perform compliance and substantive testing, and after performing this procedure, auditor is required to issue the audit report, and the audit report will be issued in form number 10B. So compliance and substantive checking. Examine the system of accounting and internal control. Vouch the transactions of the trust to ensure that the transactions falls within the ambit of the trust, transaction is properly authorized, all incomes and expenditure are properly accounted for, the income is applied towards the objects of the trust as specified in the trust deed, and in addition check whether the financial statement agree with the trial balance. After this compliance and substantive checking, auditor is required to issue the audit report. Audit report, it should be furnished in form number 10B. Annexure to form 10B, it requires certain information to be given in this audit report, and the auditor is required to collect this information from the trustee of the trust. So यदि एक क्वेश्चन आता है एक ऑडिट प्रोग्राम के ऊपर कि यदि आपको एज ए ऑडिटर अपॉइंट किया गया है टू ऑडिट द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ ए ट्रस्ट विच इज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11 एंड 12, इन दैट केस आपके ऑडिट प्रोग्राम में क्या क्या स्टेप्स होंगे? नंबर 1, प्रिलिमिनरी वर्क, जिसके अंदर हम कुछ डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट करेंगे, देयर आफ्टर कंप्लायंस एंड सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की परफॉर्मेंस, एंड लास्ट कंक्लूजन एंड इशूइंग द ऑडिट रिपोर्ट। नाउ इसके बाद जो इस चैप्टर का मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है। इस चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑडिट अंडर सेक्शन 44AB. Under the provisions of section 44AB, there are 5 clauses. First clause, clause A, it says that यदि एक पर्सन बिजनेस कर रहा है और उसके बिजनेस की सेल्स, टर्नओवर या रिसीट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है, इन दैट केस उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट की ऑडिट करानी पड़ेगी। हाउएवर, यदि उसके जो अमाउंट उसने रिसीव किया है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, कैश में जो अमाउंट रिसीव किया वो टोटल अमाउंट के 5% से ज्यादा नहीं है,
और जो उसने टोटल पेमेंट्स की हैं ड्यूरिंग द ईयर, वो पेमेंट्स टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा कैश में नहीं कर रखी, इन दैट केस ऑडिट प्रोविजंस विल अप्लाई व्हेन द टोटल सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट 5 करोड़ को क्रॉस करेगी। अच्छा, ये वाला प्रोविजन ध्यान रखिएगा, ये यदि आप ऑडिट कर रहे हैं असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए, तो ये प्रोविजन अप्लाई होगा। फॉर फाइनेंशियल ईयर, या आप ये कह सकते हैं प्रीवियस ईयर 2021 के लिए। बट यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है असेसमेंट ईयर 2021 का, दैट मीन्स प्रीवियस ईयर 1920 का, देन ये वाला प्रोवाइजो अप्लाई नहीं होगा। तब सिर्फ 1 करोड़ की लिमिट चलेगी, कोई 5 करोड़ का प्रोविजन नहीं है। बट यदि क्वेश्चन असेसमेंट ईयर 21-22 या प्रीवियस ईयर 2021, एक ही बात है, इसका आता है 1 करोड़ के साथ साथ जो प्रोवाइजो है 5 करोड़ का, वो भी एप्लीकेबल होगा। सो ये था हमारा क्लॉज नंबर ए, कि यदि एक असेसी बिजनेस करता है और बिजनेस में उसकी सेल्स टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट्स का अमाउंट 1 करोड़ रुपए से क्रॉस करता है, देन ही इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। हाउएवर, यदि असेसमेंट ईयर 21-22 के रेफरेंस में बात करते हैं और टोटल रिसीट्स जो उसने रिसीट्स कलेक्ट की हैं इन कैश, वो टोटल रिसीट के 5% को क्रॉस नहीं करता, total payments made during the year in cash does not exceed 5% of the total payment. In that case, limit of 1 crore replaced by rupees 5 crore. Now, clause number B. If a person is carrying on the profession जिसकी receipt during the previous year exceed करती है 50 लाख रुपए से, a person carrying on the profession if gross receipt exceed rupees 50 lakh in any previous year. Clause number C. If the person is carrying out a business activity that is being referred under the provisions of section 44AE, 44BB and 44BBB. 44AE, the person who carry on the business of leasing, hiring the goods carriages. Section 44BB, the person who is engaged in the business of exploration of mineral oil. Section 44BBB, the foreign companies which are being engaged in civil construction. In all these cases, presumptive provisions are there. That means instead of preparing regular profit and loss account, the income may be computed on the basis of some presumptive aspect. But if the assessee is claiming that my income on the basis of normal provision is lower than the income computed under these respective section, okay, we can accept that income, but you are required to get your books of account audited. So this is about clause number C. A person carrying on the business referred under section 44AE or section 44BB or section 44BBB and claiming lower income than prescribed under those section in any previous year, या फिर person is carrying on a profession that is being referred in section 44ADA, person covered under carrying on a profession covered under section 44ADA, and he is also claiming lower income than the income which is being computed under the provisions of section 44ADA. 44ADA प्रोफेशनल्स का है, जहां पर बताया गया है कि यदि पर्सन की रिसीट फ्रॉम द स्पेसिफाइड प्रोफेशन वो 50 लाख रुपीस को क्रॉस नहीं करती है, इन दैट केस हिज इनकम विल बी कंसीडर्ड एज 50% ऑफ द ग्रॉस रिसीट्स. क्लॉज ई, अ पर्सन हु इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस दैट इज बीइंग कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD, जो जिसमें रिटेल ट्रेड सारे बिजनेस आ जाते हैं एक्सेप्ट द बिजनेस ऑफ एजेंसी बिजनेस, फ्रेंचाइज बिजनेस, वो उनके अंदर कवर्ड नहीं होते. सो इफ अ पर्सन इज कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड कवर्ड अंडर सेक्शन 44AD जिसकी रिसीट 2 करोड़ से ज्यादा की नहीं है और वो अपनी इनकम यदि सारी रिसीट्स ऑनलाइन आ रही हैं, बैंकिंग चैनल के थ्रू आ रही है, तो 6% इनकम बनती है. अदरवाइज
8% इनकम बनती है। बट सेक्शन 44 एडी के सबसेक्शन 4 में एक प्रोविजन है कि यदि एक पर्सन प्रिजम्पटिव प्रोविजंस को यूज कर रहा था और किसी ईयर में उसने 44 एडी की अकॉर्डिंग अपनी इनकम को कंप्यूट नहीं किया, इन दैट केस अगले 5 साल तक he cannot claim the benefit of section 44 AD and hence he is required to get his books of account audited. फिर उसको अपनी बुक्स को ऑडिट कराना पड़ेगा। A person carrying on the business covered under section 44 AD and shall not be eligible to claim the benefit of provisions of section 44 AD. क्यों? Due to the applicability of the provisions of section 44 AD subsection 4 and income exceeds the maximum exempted amount. Maximum exempted amount is 2,50,000. In 5 cases के अंदर the person is required to get his accounts audited in the prescribed method. So, section 44 AB के अंदर in total 5 clause हैं. Clause A business, Clause B profession, Clause C presumptive business, Clause D presumptive profession, क्लॉज ई अगेन प्रिजम्पटिव बिजनेस। यदि पर्सन बिजनेस कर रहा है और रिसीट टर्नओवर या फिर सेल 1 करोड़ से ज्यादा है, प्रोफेशन करता है, रिसीट 50 लाख से ज्यादा है, 44 ए ई डबल बी ट्रिपल बी में कवर है और इनकम क्लेम कर रहा है लोअर देन द इनकम कंप्यूटेड अंडर दीज रिस्पेक्टिव सेक्शन, 44 ए डी ए में कवर हो रहा है एंड क्लेम करता है इनकम लोअर देन द 50% ऑफ टोटल रिसीट, 44 ए डी में कवर होता है और इनकम क्लेम कर रहा है लोअर देन 6% और 8% एज द केस में बी, और 44 ए डी सबसेक्शन 4 के अंडर वो अब 44 ए डी का बेनिफिट अवेल नहीं कर सकता था। सो इन सब केसेस के अंदर द पर्सन इज रिक्वायर्ड टू गेट हिज अकाउंट्स ऑडिटेड। नाउ अब इसमें एक क्वेश्चन अराइज होता है कि यदि एक पर्सन बिजनेस एक्टिविटी को कर रहा है और उस बिजनेस एक्टिविटी की टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ रुपए से कम है और वो पर्सन 44 एडी में कवर हो रहा है, तो यदि 44 एडी में कवर हो रहा है, 1 करोड़ से ज्यादा की रिसीट है, 2 करोड़ से कम है, देन क्या उसको अपने अकाउंट्स की ऑडिट करानी पड़ेगी? नो, डिपार्टमेंट ने क्लियर किया है कि यदि पर्सन 44 एडी के अंदर कवर हो रहा है, इन दैट केस जो टर्नओवर देखी जाएगी, थ्रेशोल्ड देखी जाएगी ऑडिट के पर्पस के लिए, देन इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ इट विल बी कंसीडर्ड एज 2 करोड़। नाउ इसके नोट गिवन है 2। फर्स्ट नोट, सेक्शन 44 AB shall not apply to the person who declares profit and gain for previous year in accordance with the provisions of section 44 AD and his total sale, turnover और gross receipt 2 करोड़ रुपए को क्रॉस नहीं करती है इन दैट प्रीवियस ईयर। यदि एसएससी एक से ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी कर रहा है, देन फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट, एग्रीगेट ऑफ turnover of all such business will be considered. Now, अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो हमें कंसीडर करने हैं। कमेंट एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट इन फॉलोइंग केस। पहला एग्जाम्पल, ए लिमिटेड कंपनी है। अब यदि ये कंपनी है तो कंपनी पर तो 44 एडी अप्लाई नहीं होता। 1 करोड़ 25 लाख रुपए की टर्नओवर है, 1 करोड़ से ऊपर है, और यदि जो 44 AB के क्लॉज ए का प्रोवाइजो है कैश कंपोनेंट वाला कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं वो टोटल रिसीट या टोटल पेमेंट के 5% से ज्यादा नहीं है कैश में, इन दैट केस लिमिट 1 करोड़ की जगह 5 करोड़ लगती है। अब क्वेश्चन में तो यहां कुछ नहीं कहा गया, तो क्या ऑडिट करानी होगी? ऑडिट करानी होगी प्रोवाइडेड जो प्रोवाइजो की 2 कंडीशंस हैं, एक रिसीट्स की और पेमेंट्स की, वो सेटिस्फाइड नहीं हो रही। ऑडिट रिक्वायर्ड प्रोवाइडेड कंपनी इज नॉट कवर्ड अंडर प्रोवाइजो टू क्लॉज ए ऑफ सेक्शन 44 AB। एग्जाम्पल नंबर 2, ABC एंड ब्रदर्स। अब ये पार्टनरशिप फर्म का केस है। पार्टनरशिप फर्म पे 44 AD अप्लाई होता है। इज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग
1,65,00,000। अब यदि ये 44AD का बेनिफिट अवेल कर रहा है, इन दैट केस फिर इसको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। यदि ये कहता है कि मैं 44AD का बेनिफिट अवेल करूंगा, मैं 44AD के हिसाब से 6% या 8% इनकम लूंगा, ओके, 2 करोड़ की लिमिट चलेगी, आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इफ द फर्म डू नॉट ऑप्ट, यदि फर्म प्रिजम्पटिव प्रोविजंस को नहीं यूज करती है, देन क्या होगा? देन ऑडिट विल बी रिक्वायर्ड, फिर ऑडिट करानी पड़ेगी आपको। ऑडिट रिक्वायर्ड इफ फर्म डू नॉट ऑप्ट फॉर द प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। एग्जाम्पल नंबर 3, मिस्टर राजेश कमीशन एजेंट है। अब है तो ये इंडिविजुअल, बट है कमीशन एजेंट। कमीशन एजेंट एजेंसी बिजनेस पर 44AD अप्लाई नहीं होता। रिसीट है 137 लाख की, 1 करोड़ से ऊपर, तो आपको ऑडिट करानी पड़ेगी। कंडीशन वही है कि जो 44AB के क्लॉज ए का प्रोवाइजो है, 5% रिसीट, 5% पेमेंट इन कैश, वो वाला यदि क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हैं तो आपको ऑडिट नहीं करानी। यदि वो क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, रिसीट्स कैश में 5% से ज्यादा है या फिर पेमेंट 5% से ज्यादा है कैश में, इन दैट केस फिर ऑडिट करानी पड़ जाएगी। ऑडिट रिक्वायर्ड provided Mr. Rajesh is not covered under proviso to clause A of section 44AB. Fourth example, Mr. रोहित एक एजेंसी बिजनेस रन करता है पेप्सी का फॉर द सिटी ऑफ दिल्ली और 87 लाख की टर्नओवर है। यहां तो इसकी टर्नओवर ही 1 करोड़ रुपए से कम है। जब टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से कम है तो ऑडिट का कोई क्वेश्चन ही अराइज नहीं होता, यहां तो ऑडिट नॉट रिक्वायर्ड। तो ये हमारा सेक्शन था 44AB, जिसके अंदर बताया गया किन सिचुएशंस में कौन से असेसीज को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट कराना होगा। नाउ फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ टर्नओवर देयर आर सर्टेन गाइडेंस पॉइंट्स जो गाइडेंस नोट के अंदर गिवन है इन रिलेशन टू cash discount, in a relation to trade discount, in a relation to quantity discount, turnover discount, special rebates, sales return, etc. जैसे जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट वो हमारी टर्नओवर का पार्ट नहीं बनता, बट कैश डिस्काउंट है, वो बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, देन वो हमारी टर्नओवर का पार्ट बनेगा, उसको हम टर्नओवर में से माइनस नहीं करेंगे। तो एक बार अब हम इन पॉइंट्स को कंसीडर कर लेते हैं जो टर्नओवर को डिटरमाइन करते वक्त हमें कंसीडर करने हैं। पॉइंट नंबर 1 ये कहता है डिस्काउंट अलाउड इन द सेल्स इनवॉइस, जो इनवॉइस के अंदर ही डिस्काउंट माइनस कर दिया गया, इट इज टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द टर्नओवर, ये टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। कैश डिस्काउंट ये फाइनेंस चार्ज की फॉर्म में है एंड हेंस इसको हम टर्नओवर में से माइनस नहीं करेंगे, ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा। टर्नओवर डिस्काउंट मतलब क्वांटिटी डिस्काउंट, ज्यादा सामान खरीदने के ऊपर ज्यादा डिस्काउंट देना। टर्नओवर डिस्काउंट जनरली इनवॉइस में से ही माइनस हो जाता है, ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म में हो गया एंड हेंस विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर। इट इज बीइंग इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट एंड हेंस डिडक्टिबल, मींस टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगा। स्पेशल रिबेट, स्पेशल रिबेट अलाउड कैन बी डिडक्टेड इफ इट इज इन द नेचर ऑफ ट्रेड डिस्काउंट, यदि ये ट्रेड डिस्काउंट की फॉर्म में है तो। प्राइस ऑफ गुड्स रिटर्न्ड शुड बी डिडक्टेड इवन इफ ये सेल्स रिटर्न जो है पिछले सालों के हैं। सेल प्रोसीड्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स की सेल प्रोसीड्स कैपिटल रिसीट्स है, ये टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेंगी, विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर एज दीज फिक्स्ड असेट्स वर नॉट हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी विच इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यदि कोई भी प्रॉपर्टी एज ए स्टॉक इन ट्रेड रखी जाती है देन उसकी सेल प्रोसीड्स टर्नओवर का पार्ट बनेंगी। लेकिन यदि कोई भी इन्वेस्टमेंट आप रिटेन कर रहे हैं एज ए इन्वेस्टमेंट नॉट एज ए स्टॉक इन ट्रेड, इन दैट केस दैट विल
नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ टर्नओवर। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड को बेचा, स्टॉक इन ट्रेड को बेचा तो वो आपकी एक रेवेन्यू ट्रांसैक्शन है और वो आपकी टर्नओवर का पार्ट बनेगी। सेल प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर। हाउएवर सेल प्रोसीड्स ऑफ शेयर, सिक्योरिटीज, डिबेंचर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट है तो टर्नओवर का पार्ट नहीं बनेगी, बट इफ held as stock in trade then shall form पार्ट ऑफ टर्नओवर, फिर ये टर्नओवर का पार्ट बनेगा। चलिए, ये हो गया हमारा पहला टॉपिक अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट। टैक्स ऑडिट कब अप्लाई होगा, कौन से पर्सन के ऊपर अप्लाई होगा। अब इसके बाद ये टैक्स ऑडिट करेगा कौन, फिर आ जाता है हमारे पास इसका दूसरा पॉइंट, ऑडिटर। Audit shall be conducted by an accountant as defined under section 288। सेक्शन 288 में कौन से पर्सन को ऑडिट करने के लिए इजाजत दी गई है? द पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया मीन्स अ CA होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। एंड यदि कंपनी का केस है, कंपनी का केस है तो उस केस में वो पर्सन डिस्क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 141 सबसेक्शन 3। इंडिविजुअल का केस है तो इंडिविजुअल खुद अपने ही अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कर सकता। फर्म का केस है तो फर्म का कोई पार्टनर अपने फर्म की अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कर सकता। HUF का केस है तो HUF का मेंबर अपनी HUF की अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कर सकता। AOP का केस है तो AOP का कोई मेंबर अपने AOP के अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कर सकता। इसके अलावा यदि कोई ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन है तो ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन में जो सेक्शन 13 के अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज बताई गई हैं, वो पर्सन ट्रस्ट या इंस्टीट्यूशन के अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कर सकते। इन पर्सन का रिलेटिव अकाउंट्स की ऑडिट नहीं कर सकता। या फिर यदि इन जनरल बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिसर या एम्प्लॉय ऑडिट नहीं कर सकता। एक पर्सन जो खुद सिक्योरिटी होल्डर है किसी एंटिटी में, या इंडेटेडनेस है किसी एंटिटी में, या उसने गारंटी दे रखी है किसी एंटिटी को फॉर द लोन टेकन बाय अ थर्ड पर्सन, देन वो इस एंटिटी का ऑडिटर नहीं बन सकता। यही चीज उसने खुद नहीं दे रखी, रादर उसके पार्टनर ने दे रखी है। कोई सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, इंडेटेडनेस है, या गारंटी दे रखी है किसी एंटिटी को पार्टनर ने, तो आप उस एंटिटी की ऑडिट नहीं कर सकते। चलो, ना मैंने खुद कोई सिक्योरिटी होल्ड की, ना मेरी खुद की इंडेटेडनेस है, ना मैंने गारंटी दी, ना मेरे पार्टनर की सिक्योरिटी है, ना मेरे पार्टनर की इंडेटेडनेस है, ना मेरे पार्टनर ने गारंटी दी, बट रिलेटिव की सिक्योरिटी है तो 1 लाख तक की अलाउड है। रिलेटिव की इंडेटेडनेस है 1 लाख तक की अलाउड है। रिलेटिव ने गारंटी दे रखी है 1 लाख तक की अलाउड है। रिलेटिव के केस में 1 लाख की लिमिट अलाउड कर रखी है, सिक्योरिटी में भी, इंडेटेडनेस में भी, एज वेल एज गारंटी के केस में भी। इसके अलावा यदि कोई बिजनेस रिलेशनशिप है किसी एंटिटी के साथ, नहीं कर सकते आप। या फिर कोर्ट ने गिल्टी माना है एक पर्सन को ऑफ एन ऑफेंस इन्वॉल्विंग फ्रॉड और उस कन्विक्शन के अभी 10 इयर्स इलैप्स नहीं हुए, तो भी ये पर्सन एज ए ऑडिटर ऑडिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता अंडर द प्रोविजंस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सारी बातें जो हैं, ये सब कहां लिखी गई हैं? अकाउंटेंट के मीनिंग में सेक्शन 288 सबसेक्शन 2 की एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो ये मैंने आपको मेन पॉइंट इसके सारे बता दिए हैं। एक बार आप इसको मेन बुक में से जरूर रीड कर लीजिएगा। नाउ इसके बाद फिर क्वेश्चन अराइज होता है, मान लीजिए किसी एंटिटी के अकाउंट्स ऑलरेडी ऑडिटेड हो चुके हैं अंडर एनी अदर लॉ, से फॉर एग्जांपल कंपनी के अकाउंट्स ऑलरेडी अंडर द प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 ऑडिट हो चुके हैं। देन सेक्शन 44AB का प्रोवाइजो कहता है कोई बात नहीं, हम उसी ऑडिट रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन
एक एडिशनल रिपोर्ट अकाउंटेंट से लेनी पड़ेगी। अकाउंटेंट मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट से लेनी पड़ेगी। वो कंपनी का ऑडिटर भी हो सकता है या किसी और चार्टर्ड अकाउंटेंट से ले लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। लेकिन उस ऑडिट रिपोर्ट में होगा क्या? उस ऑडिट रिपोर्ट में आप जो टैक्स ऑडिट के कुछ मैटर हैं उसकी रिपोर्टिंग करेंगे। अब टैक्स ऑडिट के ये मैटर कौन से हैं? ये मैटर आप सबने पढ़ रखे हैं, कहां? फॉर्म नंबर 3CD के अंदर। जो फॉर्म नंबर 3CD के अंदर 44 मैटर्स है, 44 मैटर्स, वो सारे मैटर्स के ऊपर रिपोर्ट करना होगा। बुक्स ऑफ अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट रिपोर्ट वो कंपनी वाली ही ले लेंगे, मान लेंगे, बट फॉर्म 3CD के ऊपर आपको रिपोर्ट करना होगा। तो ऐसे केस में जो ऑडिट रिपोर्ट बनती है वो बनती है फॉर्म नंबर 3CA के अंदर, फॉर्म नंबर 3CA के अंदर। हाउएवर, यदि मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट ही नहीं हुई, कहीं क्यों नहीं हुई? मैं तो इंडिविजुअल हूं, और इंडिविजुअल हूं तो मेरे ऊपर तो कंपनी लॉ अप्लाई नहीं होता था, किसी और लॉ में मेरे अकाउंट्स की ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेरी बिजनेस की टर्नओवर वो 5 करोड़ से ऊपर है, देन ऑडिट तो इसी लॉ में होगी, इनकम टैक्स एक्ट में। तो ऐसे केस में क्या होगा? अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट भी इसी लॉ के अंदर है और फॉर्म 3CD की ऑडिट भी इसी लॉ के अंदर है। तब जो ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट यूज होता है वो फॉर्म नंबर 3CB का। तो दो ऑडिट रिपोर्ट के फॉर्मेट है हमारे, एक फॉर्म 3CA और दूसरा फॉर्म 3CB। फॉर्म 3CA कब यूज होता है? जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी बीन ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। और फॉर्म 3CB ये कब यूज होता है? व्हेन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट बीइंग ऑडिटेड अंडर एनी अदर लॉ। अच्छा, अब एक और छोटा सा प्रोविजन है दूसरे लॉ में। मान लीजिए चार्टर्ड अकाउंटेंट के अलावा किसी और पर्सन को अलाउ किया गया ऑडिट करना। से फॉर एग्जांपल कोऑपरेटिव सोसाइटीज का केस ले लेते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में ऑडिटर कैन बी अ पर्सन अदर देन चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो क्या उसकी ऑडिट रिपोर्ट मान ली जाएगी क्या? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ उस ऑडिट रिपोर्ट को मानने को तैयार है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जो टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनेगी फॉर्म नंबर 3CD के मैटर के ऊपर जो रिपोर्टिंग होगी, कौन से फॉर्म में होगी? फॉर्म 3CA में, क्योंकि ऑलरेडी अकाउंट्स ऑडिट हो चुके थे दूसरे लॉ में, कोऑपरेटिव सोसाइटी लॉ में अकाउंट्स ऑडिट हो चुके, तो फॉर्म 3CA यूज होगा। क्या फॉर्म 3CA उसी नॉन CA ऑडिटर से दिलवा सकते हो जिसने अकाउंट्स की ऑडिट करी है? नहीं, उसके लिए तो आपको अकाउंटेंट ही हायर करना पड़ेगा, और ये अकाउंटेंट वही है जो सेक्शन 288 सबसेक्शन 2 में आता है, मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट होल्डिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। इफ अकाउंट्स ऑफ एन assessee are required to be audited under any other law, it shall be sufficient compliance of section 44AB if such person gets the account audited under such other law before the specified date and furnishes audit report। ऑडिट रिपोर्ट कौन सी? जैसे कंपनी का एग्जांपल लूं तो कंपनी लॉ के अंदर जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई गई और वो बनती है SA 700 वाले फॉर्मेट में, एंड अ फर्दर रिपोर्ट बाय एन अकाउंटेंट इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, और वो प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म होगा 3CA का। 3CA यहां पे नोट में मैंने वो फॉर्म लिख भी दिया, फॉर्म 3CA एंड 3CD। In case persons are carrying on a business or profession who is required to get their accounts audited under any other law. However, if accounts are not required to be audited under any other law, then form number 3CB and 3CD will be used. In case of an assessee like cooperative society, where the accounts under the relevant law is allowed to be audited by a person other than a chartered accountant, the statutory auditor need not be a chartered accountant. However, tax audit can be carried out by an accountant only. तो स्टैट्यूटरी ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ऑडिट आप बेशक नॉन CA से करा ले, लेकिन जो फॉर्म नंबर 3CA इशू होगा वो सिर्फ और सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट के थ्रू ही इशू होगा।
तो ये थे हमारे प्रोविजन इन रिलेशन टू ऑडिटर। आगे बढ़ते हैं। स्पेसिफाइड डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिपोर्ट, इन जनरल इट इज 30th सितंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। हाउएवर डेट टाइम टू टाइम सीबीडीटी के थ्रू एक्सटेंड होती रहती है, बट एग्जामिनेशन पर्पस से, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन जनरल आप क्या डेट यूज करेंगे, सॉरी, जो डेट यूज होगी वो होगी 30th सितंबर ऑफ द रेलिवेंट असेसमेंट ईयर। पेनल्टी, जिन पर्संस को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिट करानी है लेकिन वो ऑडिट नहीं कराते, देन सेक्शन 271 बी के अंदर एक पेनल्टी का प्रोविजन है, और वो प्रोविजन है जितनी टर्नओवर है, सेल्स है या रिसीट है, एज द केस में भी, उसका 0.5% और ₹1,50,000 whichever is lower, जो दोनों में कम होगा। देयर आफ्टर फिर कुछ कंसिडरेशंस हैं कि यदि फॉर्म 3CD को बनाया जा रहा है, बनाएगा कौन, असेसी। फॉर्म 3CD के अंदर जो 44 मैटर हैं उनके कंटेंट को कौन बताएगा, असेसी बताएगा। तो असेसी उसके लिए उन फॉर्म 3CD के मैटर को रिपोर्ट करते वक्त किन किन बातों को असेसी को ध्यान रखना है। असेसी को ध्यान रखना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, असेसी को ध्यान रखना है गाइडेंस नोट का, असेसी को ध्यान रखना है जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स का। यदि कोई जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट है जिसको असेसी यूज कर रहा है अपने फॉर्म 3CD के पर्टिकुलर्स को बताते वक्त कि इस पर्टिकुलर जजमेंट में ये डिसाइड हुआ था, ये ऐसे रिपोर्ट होना है या इसकी रिपोर्टिंग नहीं होनी है, व्हाटसोएवर इट इज, इन सपोर्ट ऑफ हिज व्यू उसको उस रेलिवेंट जजमेंट का रेफरेंस देना चाहिए। हाउएवर जहां पर एक से ज्यादा कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज अवेलेबल हैं, तो जिस व्यू को असेसी यूज कर रहा है, ही नीड टू गिव रेफरेंस ऑफ दैट व्यू आल्सो, कि मैं इस व्यू को यूज करके इस पॉइंट को मैं इस पॉइंट की रिपोर्टिंग कर रहा हूं, इस पॉइंट के जो भी पर्टिकुलर्स है फर्निश्ड कर रहा हूं। असेसी कैन रिलाई upon the judicial pronouncements while taking any particular view about inclusion or exclusion of any item in form 3CD. However, यदि कोई conflict आता है of judicial opinion on any particular issue, असेसी उस व्यू को रेफर करेगा जो उसने फॉलो किया है while furnishing the particulars of form 3CD. Accounting standard, guidance note issued by the institute should be followed. Thereafter, फिर टॉपिक आ जाता है कि जब ऑडिटर फॉर्म 3CD के पर्टिकुलर्स को फर्निश करेगा या उस पर रिपोर्टिंग करेगा, उसको किन किन बातों का ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आप लर्न कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में 4 to 6 मार्क्स का पूछा जा सकता है। If a particular item of income or expenditure is covered in more than one clause, एक से ज्यादा क्लॉज में कवर है, then suitable cross reference to such item at the appropriate places is to be given. यदि किसी पर्टिकुलर मैटर पर टैक्स ऑडिटर एंड असेसी उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, देन जो भी डिफरेंट व्यूज हैं असेसी का और टैक्स ऑडिटर का, उन व्यूज को ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में कवर अप करना चाहिए, सो दैट टैक्स अथॉरिटी कैन टेक द सुटेबल डिसीजन बेस्ड अपॉन द डिफरेंट व्यूज ऑफ द टैक्स ऑडिटर एंड द असेसी। थर्ड वन, इफ एनी पर्टिकुलर क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, सिंपल, नॉट एप्लीकेबल मेंशन करिए, इट शुड बी स्टेटेड इन फॉर्म नंबर 3CD. In computing allowance or disallowance, tax auditor should consider the law applicable in the relevant year. Even though there might be a situation
दैट जो कंसर्न हमारा फॉर्म है फॉर्म 3CD, उसके अंदर सुटेबल चेंजेस नहीं किए गए हैं, लेकिन जो लॉ है वो चेंज हो चुका है। अब जो लॉ चेंज हो गया उसके हिसाब से काम हुआ नहीं। काम क्या नहीं हुआ? फॉर्म 3CD चेंज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट गाइडेंस नोट कहता है आप अपनी फॉर्म 3CD के पर्टिकुलर्स को फर्निश करते वक्त जो अपडेटेड लॉ है उसका ध्यान रखेंगे। जैसे आप काफी सारे क्लॉजेस देखेंगे, पर्टिकुलरली सेक्शन 56 का रेफरेंस लेकर देख सकते हैं, एंड इसके अलावा भी बड़े सारे, जब हम फॉर्म 3CD पढ़ेंगे तो उसमें हमें काफी प्रोविजंस ऐसे मिल जाएंगे कुछ जगह पर कि लॉ और जो प्रोविजन दिया गया है फॉर्म 3CD में वो आपस में मैच नहीं हो रहा। क्यों मैच नहीं हो रहा? क्यों? लॉ अपडेट हो गया, एवरी ईयर फाइनेंस एक्ट के थ्रू इनकम टैक्स एक्ट में चेंज कर दिया जाता है, बट क्या कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस उस फॉर्म 3CD में होते हैं? कई बार हो जाते हैं, कई बार नहीं होते। अब यदि फॉर्म 3CD में चेंज नहीं हुआ बट लॉ चेंज हो गया और मैं ऑडिट कर रहा हूं असेसमेंट ईयर 2021 की, तो क्या मैं पुराने फॉर्म के हिसाब से काम करूंगा? नो, फॉर्म वही होगा, लेकिन जो उसमें लॉ मुझे ध्यान रखना है वो होगा करंट ईयर का, पुराना लॉ नहीं। तो वही पॉइंट यहां पर लिखा गया, इन कंप्यूटिंग द अलाउंस और डिसअलाउंस टैक्स ऑडिटर शुड कीप इन व्यू द लॉ applicable in the relevant year, even though the form of audit report may not have been amended to bring it in uniformity with the amended law. Next, यदि एसएससी आपको टैक्स ऑडिटर को कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं देता तो क्या मुझे ऑडिट रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए? गाइडेंस नोट कहता है आप ऑडिट रिपोर्ट दो, और जिसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिली या अधूरी इंफॉर्मेशन मिली उस पॉइंट की क्वालिफिकेशन डाल दो ऑडिट रिपोर्ट में। इफ द एसएससी डज नॉट गिव द इंफॉर्मेशन अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द क्लॉजेस, द ऑडिटर शुड नॉट विदहोल्ड द एंटायर ऑडिट रिपोर्ट। इन सच अ केस he can qualify his report on the matters for which information is not furnished. Information in form number 3CD should be based on books of account, records, documents, information and explanation which are made available by the assessee to the tax auditor. यदि ऑडिटर भी किसी जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट पर रिलाई करता है तो उसको भी अपनी रिपोर्ट जो फॉर्म 3CA या 3CB है उसके अंदर इस फैक्ट को बताना चाहिए कि मैं इस पर्टिकुलर प्रोनाउंसमेंट्स के ऊपर बिलीव करके इन पॉइंट्स की रिपोर्टिंग कर रहा हूं। सो ये कुछ कंसीडरेशंस हैं जो ऑडिटर को ध्यान रखने चाहिए। नाउ इसके बाद फिर हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। सेक्शन 145। सेक्शन 145 कहता है कि यदि एक पर्सन अपनी इनकम कंप्यूट कर रहा है अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्सेस, इन दैट केस ही इज रिक्वायर्ड टू यूज ईदर द मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग और द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, जो वो रेगुलरली यूज करता है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए। सो for the purpose of computation of income under the head PGBP or other sources, either the mercantile or cash basis of accounting as being used regularly for preparation of books of account is to be used. Section 145 subsection 2 ये क्या कहता है? इसने सेंट्रल गवर्नमेंट को एक अथॉरिटी दी कि सेंट्रल गवर्नमेंट आप चाहे तो नोटिफाई कर सकते हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स को फॉर ऑल असेसी or for a particular category of assessee in a relation to computation of income. And section 145 subsection 3 ये कहता है कि यदि assessing officer वो satisfy नहीं होता with the completeness or the accuracy of the books of account, उसके पीछे कारण क्या है कि उसको incomplete information दी गई, books of account incorrect information के साथ प्रेजेंट किए गए, और या फिर सेक्शन 145(1) के अंदर जो मेथड ऑफ अकाउंटिंग बताए गए हैं इधर कैश और मर्केंटाइल वो यूज नहीं किया गया प्रॉपरली,
या जो 145 सबसेक्शन 2 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने आईसीडीएस नोटिफाई कर रखे हैं, उन आईसीडीएस का कंप्लायंस नहीं हुआ, इन दैट केस assessing officer may determine the income in the manner as prescribed under section 144 और section 144 में कौन सा मेथड प्रिस्क्राइब्ड है, दैट इज बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। तो ये हमारे प्रोविजन थे सेक्शन 145 के। सेक्शन 145 सबसेक्शन 1, इनकम चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी और अदर सोर्सेस shall be computed in accordance with either cash or mercantile system of accounting regularly followed by the assessee. 145(2) CG may notify from time to time income computation and disclosure standards to be followed by any class of assessee or in respect of any class of income. 145(3) if AO assessing officer is not satisfied about the correctness of account or method of accounting has not been regularly followed or income not computed in accordance with standard notified under section 145 subsection 2, the assessing officer may make the assessment in the manner as provided under section 144, that is बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। आईसीडीएस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ये 10 आईसीडीएस हैं जिनके नाम आपको याद करने होंगे। अकाउंटिंग पॉलिसीज, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, टेंजिबल फिक्स एसेट्स, फॉरेन एक्सचेंज, गवर्नमेंट ग्रांट, सिक्योरिटीज, बोरोविंग कॉस्ट, प्रोविजन, कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कॉन्टिजेंट असेट। शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है इनके ऊपर कि मेंशन द आईसीडीएस नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच आर टू बी फॉलोड बाय द असेसी फॉर कंप्यूटेशन ऑफ देयर इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी और अदर सोर्सेज। ये आईसीडीएस जो कंप्लाई करने होंगे उन असेसी को करने होंगे जो अपनी इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी और अंडर द हेड अदर सोर्सेज मर्केंटाइल बेसिस पर कंप्यूट करते हैं। तो इसका मतलब जो असेसी अपनी इनकम कैश बेसिस पर कंप्यूट करते हैं उनको इन स्टैंडर्ड्स की कंप्लायंस की कोई रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है। तो ये थे हमारे प्रोविजंस इन रिलेशन टू टैक्स ऑडिट। अब आपको इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसमें से टैक्स ऑडिट में से मानकर चलिए एक क्वेश्चन इन जनरल एग्जाम में आ जाता है। तो इस सेशन को यहीं पर ओवर करेंगे और नेक्स्ट सेशन के अंदर फिर हम फॉर्म नंबर 3CD उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।